नमस्कार। मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैग लाइन है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। यानी इंसान की सोच का और उसकी जो मेंटल स्टेटस का उसकी ज़िंदगी पर, उसकी पर्सनालिटी पर और विभिन्न पहलुओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं कि अपने हर अपलोड के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होगी कि हम कोई ऐसे डिस्कशन करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें या ऐसे इश्यूज़ के और परिस्थितियों के बारे में बात करें जहां अगर हमारा देखने का नज़रिया बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, तो कैसे ज़िंदगी और बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। और जो हमने हमेशा डिस्कस किए हैं कि हम इस तरह से के टॉपिक्स पे हम फ्रीक्वेंटली टच करेंगे। उनमें रिलेशनशिप्स, ऑल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ, मतलब आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्थ, एंड उसके अलावा तीसरा पेरेंटिंग यानी बच्चों का परवरिश, उनके अपब्रिंगिंग के विषय। तो आज का जो विषय है ये भी एक हेल्थ से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, प्लस लेडीज़ से जुड़ा हुआ है मेनली। तो ये और इसका शीर्षक है कि व्हाट इज़ मिडिल लाइफ क्राइसिस और मिडिल एज सिंड्रोम यू कैन से, एंड द मंत्रा इज एक्सेप्ट द एज ग्रेसफुली। क्या होता है मिडिल एज क्राइसिस, और उसका जो मूल मंत्र होता है इस मिडिल एज क्राइसिस का वो है एक्सेप्ट द एज ग्रेसफुली, यानी कि लाइफ जिस तरह से आपके सामने पेश आती है उसको एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। तो ये लेडीज़ के लिए ही है मेनली, और उनकी मिडिल लाइफ क्राइसिस को लेके ही मैंने आज अपने कुछ विचार दिए हैं, शायद दे में बी हेल्पफुल फॉर देम जो भी इस स्टेज से गुजर रही हैं। तो मिडिल एज क्राइसिस होता क्या है? मिडिल एज क्राइसिस एक्चुअली औरत के ज़िंदगी का, एक्चुअली औरत मर्द सभी दोनों की ज़िंदगी का है ये, लेकिन यहाँ पे मेनली मैं औरतों के विषय में बात कर रही हूँ। तो मिडिल एज होती कौन सी है कि हमारे यहाँ एक एवरेज एज जो है वो 80-85 की मानी जाती है कि इंसान इतने समय तक रहता है। अब उसके पहले उसके बाद तो बदलता रहता है, लेकिन एक एवरेज एज ही मानी गई है। उस हिसाब से जो मिडिल एज है वो आपकी 40-42 के आसपास शुरू हो जाती है, और औरत के जीवन में जो ये समय होता है मतलब 48-50 के आसपास का आते आते वो उसके मेनोपॉज का समय होता है। मेनोपॉज मीन्स कि उसकी जो पीरियड वाली एज है वो अब ख़त्म पे आ जाती है, यानी कि इसकी जो चाइल्ड बेयरिंग एज थी वो अब ख़त्म हो जाती है। और इसके पीछे शारीरिक हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इस उम्र तक आते आते उनका प्रोडक्शन भी शरीर में कम होता है, और इन्हीं हार्मोन्स के प्रोडक्शन की कमी की वजह से ही औरत के जो पीरियड्स वाली जो एक लाइफ होती है, जो कि उसकी 12-14 साल की एक एवरेज एज हमारे यहाँ है बच्चों की, लड़कियों की शुरू हो जाती है, वो बच्चों के मतलब पैदा होने के बाद से लेकर कि जब वो 40-42-43 टच करती हैं तो उनकी जो पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी है, पीरियड की जो इंटेंसिटी है, और जो भी उनका मंथली मतलब उनका जो एक शेड्यूल है, उन सब में थोड़े उतार चढ़ाव दिखने लगते हैं। उतार चढ़ाव क्यों दिखने लगते हैं? क्योंकि हार्मोन्स में कहीं ना कहीं एक अप एंड डाउन शुरू हो जाता है, और क्योंकि हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं हमारी पीरियड की एज को, तो उनमें भी बदलाव शुरू हो जाता है। और ये बदलाव तो अंदरूनी होता है, जो होता ही है, औरतें नोटिस करती हैं, थोड़ा परेशान होती हैं कि पीरियड हमारे उतने रेगुलर नहीं रहे, उतनी फ्लो नहीं रहा, एंड वॉट एवर जो और भी उनसे जुड़ी चीज़ें हैं वो एकदम स्टैटिकम नहीं रह जाती, जो सालों से वो देख रही थी कि एक तारीख पे आ जाता है, उसी के आसपास हो जाता है, लाइक दैट। तो वो उनकी जो एक स्केड्यूल्स है उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी उनकी बीच का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है 2 पीरियड्स के, कभी कम हो जाता है, कभी इंटेंसिटी पे, कभी किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी विशेष दिक्कत है इन सब के अलावा, मतलब सिर्फ स्केड्यूल्स में अगर ऊपर नीचे है और इसके अलावा अगर कोई बहुत प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको ज़रूर अपनी गायनी से मिलके इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एक्चुअली एबनॉर्मल, और आपके साथ क्या है ये भी डॉक्टर से मिल करके उसको ज़रूर क्लियर करें। हालांकि इसमें कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो उनको अपनी गायनी से मिलकर ज़रूर क्लियर करें। और इसके बाद जो नॉर्मल केसेस में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनमें यही होता है जो मैंने अभी बताया, जो ऊपर नीचे होता है। तो लेडीज़ क्योंकि एक दूसरे से बातें करती हैं, बहुत कुछ सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो उनको ये चीज़ें वो जानती हैं कि ये चीज़ें इस उम्र तक आनी शुरू हो जाती हैं। मगर ये चीज़ें तो जो आती शरीर के अंदर आती हैं, जो दूसरी चीज़ें जो इस वक्त धीरे धीरे बदलाव दिखाती हैं, वो है औरत का जो स्किन होती है उसमें वो पहले की तरह वो सपलनेस, वो प्लम्पनेस, वो स्मूथनेस और वो ग्लो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हार्मोन से ही नियंत्रित होता है। जब हार्मोन्स कम होंगे, पीरियड्स अफेक्टेड होंगे, तो स्किन पे भी असर पड़ेगा, धीरे धीरे उनके बाल भी ड्राई होने लगते हैं, स्किन में भी एक तरह की ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, एंड साथ में बाल थिनिंग भी शुरू हो जाती है, मतलब बाल पतले भी होते हैं, गिर भी जाते हैं। तो ओवरऑल औरत के शरीर में बहुत सारे और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शरीर में भी एक तरीके की थकावट,
एंड वो पहले जैसे एनर्जी लेवल नहीं रही, ये सब 45 के आसपास शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी एक और चीज़ जो जुड़ी है कि अगर आपकी बहुत एक्टिव लाइफ है और हमेशा से आप एक्सरसाइज वगैरह करते आ रहे हो और एक अपना एक रिजिम है आपका एक्सरसाइज का, चाहे भी योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो और काफ़ी एक्टिव रहते हो, तो उस केसेस में ये जो चीज़ें होती, थकान और ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हर औरत को एक जैसी ही महसूस हो। कई औरतें बहुत एक्टिव और बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहती हैं। और अब तो एक और भी ट्रेंड हो गया है कि क्योंकि शादियाँ बहुत देर में हो रही हैं, मतलब पहले तो एक औरत जो 42-43 की थी उसके अपने बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते थे, कई बार बच्चों की शादियाँ भी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि शादियाँ बहुत लेट एज में बच्चे कर रहे हैं, 35-36 में भी कर रहे हैं, तो उस केस में उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे ही रहते हैं। तो वो 7-8 साल 9 साल के बच्चों की माएँ भी आजकल 42-43 की हैं, जबकि हमारे समय में 42-43 में कि बच्चा 18-19 साल का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। खैर एनीवेज़, वो आज का ये तो आज का मतलब कहते हैं ना, समय बदलता है तो हर चीज़ में बदलाव आता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चेंजेस दैट वी आर सीइंग दीज़ डेज़। तो वो और उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि हर औरत, जो औरतें अपना बहुत देखभाल करती हैं उनको इस तरह के जो उतार-चढ़ाव होते हैं, मतलब ये जो कहते हैं अप एंड डाउन होते हैं, ये भी उतने महसूस नहीं होते जितने कि एक नॉर्मल, अगर एक आप बहुत ही डल लाइफ जीती, डल लाइफ मतलब बस घर का काम किया, सो गए, खा लिया, पी लिया, इधर-उधर चले गए, वो नहीं। अपने शरीर को लेकर अगर आपने कोई रेजिम नहीं बनाया है, तो अक्सर ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। बाकी जो हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी आपको तब कम दिखाई देंगी अगर आपने अपना ख्याल 20-25 साल, 26 साल की उम्र से रखना शुरू कर दिया। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं वो तो आते ही हैं, साथ-साथ में औरत के अंदर एक थोड़ा-थोड़ा कहते हैं ना डिप्रेशन सा, क्योंकि जब औरत और खूबसूरती मतलब ब्यूटी एंड वुमन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल सिनोनिम होती हैं। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हैं और औरत ज़िंदगी भर ये उसको सुनती है कि मतलब खूबसूरत होना उसका एक बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार है। और जब से बच्ची लड़की बड़ी होती है, जवान होते हैं, जब से जैसे उनके चेहरों पर जब से कहते हैं ना खूबसूरत होती चली जाती है उम्र के साथ, स्किन में ग्लो आता जाता है, तो वो सब चीज़ें एक ज़िंदगी में एक आदत की तरह शुमार हो जाती हैं। तो अब इस उम्र में आके जब वो चीज़ें छूटने लगती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हाथ से अपनी उम्र जो है धीरे-धीरे जा रही है। तो जब स्किन में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, थोड़े बहुत आपके मेलाज़्मा स्पॉट्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, तो अपने को भी शीशा देखने में औरतें ऐसे होता है ना कि बार-बार सोचती क्या करें, कैसे करें कि इसको ठीक कर लें, पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो गया? तो कोशिशें करती हैं, आजकल बहुत सारी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, वो करती हैं, कुछ आर्टिफ़िशियल बोटॉक्स वगैरह लगवाती हैं, जो भी जो जिसको जो सूट करता है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए वो करता है। लेकिन औरत के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अंदर से कहते हैं ना कि एक बदलाव आने का जो होता है उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो बात नहीं रही मुझ में, मतलब मुझ में वो खूबसूरती नहीं रही, अब लोग मुझे उतना पलट के नहीं देखते, या हस्बैंड भी उतना फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, या फ्रेंड्स वगैरह भी उतना इस बात को लेकर नहीं कहती जो एक समय में हुआ करता था। तो ये चीज़ें औरत को अक्सर मैंने देखा है मेंटली इमोशनली बहुत डाउन करती हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी, वो जो मैंने पहले आपको शीर्षक में बताया कि एक्सेप्ट द एज ग्रेसफुली, एज के साथ जो कुछ भी आ रहा है, ये पीरियड्स के जाने का समय और आपकी उम्र के जो थोड़े थोड़े शरीर पे लक्षण आने का समय, जो सिम्टम आपका शरीर दिखा रहा है, इन सब को बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे आपका बच्चा, आपने जो 20 साल पहले पैदा किया, 15 साल पहले पैदा किया, आज वो इतना बड़ा बच्चा हो गया एंड यू आर प्राउड ऑफ हिम और हर, तो अपना शरीर कैसे आपका वहीं रह सकता है? वो भी तो आगे बढ़ेगा ना। और जब शरीर आगे बढ़ेगा तो कहते हैं ना, चीज़ें जहाँ बहुत धीरे-धीरे अच्छी होती जाती हैं, बहुत अच्छी हो गई, फिर उनका एक डाउनफॉल तो आना ही है। ये तो लाइफ़ का नियम है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई अनोखा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और किसी भी तरह के डिसअपॉइंटमेंट में और लो फ़ील में औरतों को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा एक जो मेंटल रीज़न होता है जिसकी वजह से औरतें बहुत डाउन फ़ील करती हैं, वो कारण ये है कि हमारे हिंदुस्तानी औरत जब से शादी होती है, मतलब 24, 25, 26 साल की उम्र जो हुआ करती थी, तो आते ही जैसे अपने को पूरा का पूरा ना एक अपनी एक फैमिली उसमें अपने को झोंक देती है, मतलब हस्बैंड के लिए, फिर हस्बैंड के बच्चों के लिए, और भी घर में अगर कोई और है तो वो जिम्मेदारियां भी उसके सिर पे होती हैं। और बच्चों को छोटी सी उम्र से मतलब बड़ा करना, सिखाना, पढ़ाना, उनके डेली के स्केड्यूल्स, खेलना, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखना, उनकी कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। तो एक लंबे टाइम तक, जब तक कि वो बच्चा 12th पास करके अपने किसी करियर रिलेटेड किसी कोर्स में नहीं चला जाता, तब तक माएँ पूरी 100% उनका ध्यान, उनकी पूरी एनर्जी उसी में रहती है। लेकिन एक उम्र बच्चों की ऐसी आती है कि बच्चे जो माँ से कभी बहुत क्लोज थे, वो भी एक समय में अपनी प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं कि अब बस हो गया। मतलब माँ रहें, माँ का ध्यान भी रहे, माँ से प्यार भी है, माँ से मोहब्बत भी है, लेकिन अपनी एक समय था जो हम हर बात बच्चों से कहते हैं, ये ना करो, ऐसे कर लो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो,
वो सारे क्वेश्चन एक उम्र के बाद बच्चे पसंद नहीं करते और अक्सर कह देते हैं कि ओ माँ डोंट डोंट डिस्टर्ब। तो जब डोंट डिस्टर्ब वाली बच्चों की उम्र आती है तो माएँ थोड़ा सा अंदर से हर्ट होती हैं। उनको लगता है कि अब मेरी बच्चों की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रही। एक्चुअली बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, तो एक्चुअली माँओं की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि उनका काम सिर्फ दूर से उनको सिर्फ गाइड करना रह जाता है। अब आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बच्चे ये सब क्वेश्चन भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। और आजकल तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके हाथ में वर्चुअल वर्ल्ड का एक बटन लगा हुआ है, जो है फ़ोन। और फ़ोन के तो द्वारा भी उनके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप बहुत सारे सवाल करो तो वहाँ भी बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चों और माँ के बीच में भी एक तरीके की थोड़ी सी दूरी आ जाती है, क्योंकि आपका 100% अब इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ नहीं रहा। तो उधर क्या है, हस्बैंड के साथ जो रिलेशन होते हैं वो 45-44 तक, उनमें भी एक तरह की कंप्लेसेंसी आ जाती है कि भाई बहुत साल हो गए साथ में रहते हुए, अब कुछ नयापन नहीं रहा, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा, कोई नयापन नहीं रहा। तो चीज़ें बिल्कुल जैसे ना एज इट इज़ चलती चली जा रही ज़िंदगी में, सुबह उठे, खाया पिया, बात करी, चले गए, तो कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ लेडीज़ अपने मतलब फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ उनके ऐसे रिलेशंस होते हैं कि बहुत बड़ी उम्र तक वो सब कुछ साथ साथ करते हैं, एक बहुत अच्छा एक रैपो होता है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस उम्र में आके जब माँ एक्चुअली बच्चों से अलग हो जाती हैं, बच्चों से फ्री हो जाती हैं, आई मीन, और बच्चे अपनी काफ़ी जिम्मेदारी खुद उठाने लगते हैं, उस वक्त उनको जो अकेलापन होता है उसी को मिडिल एज क्राइसिस का नाम दिया गया है। बहुत लेफ्ट आउट फील करती। मैंने अपने आसपास बहुत करीबी अपने मतलब फ्रेंड्स को, लोगों को देखा है कि जब उनके बच्चे बड़े होने के बाद कॉलेजेस में चले गए या उनका कहीं सिलेक्शन हो गया, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह में, तो माँ लिटरली मतलब देवर इन ए क्राइंग स्टेट की, मतलब रो रही हैं डेली, बच्चों को मिस कर रही हैं, बहुत टची सी हो रही हैं। ये सब भी हार्मोनल अप एंड डाउन का ही कारण होता है। वो पहले खुद भी नहीं समझ पाती थी कि मुझे क्यों हो रहा है, लगता था सिर्फ इमोशंस हैं, मगर इतने ज़्यादा इमोशंस, इतने ज़्यादा टची होना, तो लगता बच्चे दूर चले गए, घर में कोई दिख नहीं रहा, कोई यंग एनर्जी नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ रह गए। तो माएँ बहुत लेफ्ट आउट फील करती हैं, क्योंकि हस्बैंड्स की जो जिनकी बाहर की एक दुनिया है तो वो काफ़ी बिजी रहते हैं। ठीक है, जो एज के साथ उनके भी शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उसको कोप अप करते हैं, मगर औरत बहुत अकेली हो जाती अगर वो वर्किंग नहीं है और सिर्फ हाउस वाइफ रही है अपनी सारी उम्र। तो बच्चे क्या होता है, घर में कोई काम ही नहीं, किसके लिए कुक करें, किसके लिए पकाएं, किसके लिए डिशेस बनाएं। अब हमारा तो इतना मन नहीं है, 40s के बाद अपनी भी कोई इतनी ऐसी इच्छाएं नहीं रह जाती। तो मैंने, लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूँगी यहाँ पे भी एक्सेप्शन से मैंने कई लेडीज़ को देखा, जैसे उधर से फ्री होती हैं बच्चों से, तो अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कर लेती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है। जैसे फ्रेंड्स के साथ किटी भी है, फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज भी कर रही हैं, कहीं घूमने भी जा रही हैं, अकेले मतलब ऑल वुमेन टूर बन रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। एक्चुअली अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए इस तरह की आउटिंग, इस तरह का मिलना जुलना फ्रेंड्स के साथ करना बहुत ज़रूरी है। ना कि हर वक्त आप घर में बैठ के बच्चों को मिस करें और इमोशनल होकर के उनके लिए आंसू बहाएं और अपने को लेफ्ट आउट फील करें, जो एक्चुअली मिडिल एज क्राइसिस का सबसे बड़ा एक सिम्टम यही होता है कि औरतें अकेली फील करती हैं। इसीलिए इसको क्राइसिस का नाम दिया गया है, मिडिल एज सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इसके अलावा जब थोड़ा मेनोपॉज और पास आने लगते हैं, मतलब 47-48 में, और मेनोपॉज मतलब वो स्टेज जो फाइनल हो जाएगी, जहाँ जिसके बाद फिर पीरियड्स एंड ऑल बिल्कुल फाइनली बाय बाय हो जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो उस वक्त और भी कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि बहुत देर में नींद आना, या नींद में बहुत सारे पसीना आ जाना, या ऐसे भी बहुत सारे और भी सिम्टम अलग अलग लेडीज़ को अलग अलग होते हैं। दिन के टाइम भी बहुत ओवर स्वेट करना, ये सारे भी हार्मोनल डिसबैलेंसेस के ही होते। इसके केसेस में भी अगर चीज़ें बहुत अपने कंट्रोल के बाहर हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे बात करें, और अगर चीज़ें कंट्रोल में हैं तो भी अपनी काउंसलिंग के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और हर चीज़ का एक दोनों पक्ष से जानने की कोशिश करें, ये ज़रूरी है। इसके अलावा इस उम्र में यूट्रस वगैरह की और अपने ब्रेस्ट वगैरह की बराबर चेकिंग करवाना, ताकि उनमें कोई नई तरीके का कोई डेवलपमेंट ना हो, ये सब भी इस उम्र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, अपने शरीर को भी फॉर ग्रांटेड ना लें। हमेशा डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिल करके, कोई भी नया अगर आपके सिम्टम पैदा होता है तो उसको डिस्कस करके क्लैरिफाई करें। तो इस तरह औरत की एज का ये जो बीच का हिस्सा है, वही उसको मिडिल एज क्राइसिस जिसको कहा जाता है, वही उसको थोड़ा परेशान करता है। तो इस एज में आपकी स्किन वगैरह में अगर प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपने कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वगैरह आप शुरू भी कर दिए तो वो उतने कारगर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 20, 25, 30 की उम्र से ही अगर अपनी स्किन का ख्याल रखेंगी, आप बराबर पानी पिएं, यानी कि हमेशा खुद को हाइड्रेट रखें। कहते हैं डिहाइड्रेशन से भी स्किन बहुत ख़राब होती है। तो एक लंबी उम्र तक अगर आपने इस तरह अपने खाने पीने का देखभाल नहीं किया, सिर्फ परिवार ने सबको खिला दिया, अपना कुछ खा लिया टाइप्स आपने इस तरह की ज़िंदगी बिताई है, तो स्किन आपकी शर्तियाँ ख़राब होगी।
हमेशा स्किन का उस उम्र से ख्याल रखें, बहुत ही कम उम्र से 28, 29, 30 साल की उम्र से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब तो बहुत कुछ आ गया है ऑनलाइन भी कि कैसे आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही मस्ट है अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए। जब भी धूप में जाएँ तो सनस्क्रीन का प्रयोग करें, और इसके अलावा डेली मॉइस्चराइजिंग करें, क्लेंजिंग करें, स्क्रबिंग करें, जो भी जितना भी स्किन के ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको खुद नहीं समझ में आता तो जाके पार्लर में करवाएं, लेकिन एक रेगुलर स्किन ट्रीटमेंट जो होता है उसका, स्किन के जो नॉट ट्रीटमेंट आल से मतलब स्किन के जो होता है मेंटेनेंस का जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा मंथली ज़रूर करें, और घर पे भी उसका देखभाल करें। हर जगह घरेलू चीज़ों से उपाय करें, बेसन, हल्दी, इन सब चीज़ों से स्किन की सफाई करें, स्किन को हेल्दी रखें, और बराबर पानी पिएं। हमेशा फ्रूट्स, फाइबर्स, इन तरह के खानों पे हमेशा ध्यान दें। ये नहीं कि आपने 30 की उम्र में तो बहुत सारा बहुत परहेज़ी करी, आपने बहुत अल्कोहल भी लिया, स्मोक भी किया, पानी भी नहीं पिया, खाने का भी ध्यान नहीं रखा, हमेशा जंक फूड खाया, और फिर आप सोचें कि 45 की उम्र में आपकी स्किन एकदम चमकती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर स्किन को 45 की उम्र क्या 50-55 की उम्र तक आपको अगर ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, ग्लो भी रखना है, जो मिनिमम ग्लो पॉसिबल है, तो उसके लिए उसकी देखभाल शुरू से करनी होगी। खाने को अच्छा खाने से मेरा मतलब ये नहीं कि घी तेल वाला खाना, मेरा मतलब है कि अच्छा बैलेंस फूड खाएं विथ फाइबर्स, विथ फ्रूट्स। एंड अब तो इतना कुछ ज्ञान ऑनलाइन है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो डाइटिशियन से मिलें, उनसे मिलकर अगर कोई भी स्किन की इशू आपके 30s में शुरू होता है तो उसको वहीं की वहीं कर्व करें, मतलब उसका इलाज वहीं की वहीं करें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ के और वर्स ना हो जाए। तो और इसी तरह से अपनी एक्सरसाइज का एक रिजिम बनाएं। अगर आपने यंग एज में नहीं करी है एक्सरसाइज, 40 के बाद आपने सोची है, तो भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करके एकदम से करके अपनी जो कहते हैं ना मसल्स जो बहुत सालों तक आपने जिनका प्रयोग नहीं किया, उनको एकदम से किसी एक स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिम में डाल के उनको एकदम बिल्कुल स्टिफ ना करें, बल्कि धीरे धीरे वॉक ही शुरू करें। आपको कुछ नहीं तो वॉक करें, साइकिलिंग करें। हस्बैंड के साथ भी अपने रिलेशन ऐसे रखें कि ऐसा ना हो कि घर में आप बोर हो रहे हैं और आपके अपने वो अलग हैं और आप अलग एक दूसरे तरफ जी रहे हैं। मतलब उनसे मिल करके पुरानी बातें करें, पुराने एल्बम देखें, मूवीज़ साथ में देखें। जिम अगर जाते हैं आप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जिम में करते हैं तो वो भी साथ में करें, बहुत कुछ शेयर करें। अगर बच्चे अब चले भी गए ज़िंदगी से, थोड़ा आपके फ्री हो गई हो, तो दूसरी चीज़ों पे डिस्कस करें। अब तो कितना कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह पे है, तो उनके साथ बैठ के मूवीज़ देखें। थोड़ा टाइम अपने साथ आपस में भी बिताएं, क्योंकि आपने सारी जो उम्र ज़िंदगी की होती है जब वो बच्चों में निकल जाती है, बच्चों की देखभाल में, उनके फ्यूचर प्लानिंग में, तो अब अगर आपका समय एक शांति का है और हस्बैंड भी अब पहले से कंपैरेटिवली फ्री हैं, तो आपस में एक अच्छा रेपो बनाएं, सब कुछ बहुत कुछ साथ साथ में करें, तो आपको ऐसा ज़िंदगी में अकेलापन नहीं लगेगा। और इस तरह की जो मिडिल एज क्राइसिस, जो मैं उसको क्राइसिस नहीं मानती, वो इस तरह की किसी भी चीज़ में आप अपने को कभी भी बंद नहीं पाएंगे। तो इस तरह से अपनी उम्र का बहुत शुरू से ख्याल रखना शुरू करें कि हम उम्र में आगे चल के ये चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं उनका कहते हैं ना पहले से जो प्रिकॉशंस होते हैं वो आपके क्योर से बहुत अच्छे, प्रिवेंटिव ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाद में जाके आप बोटोक्स लगवाएं, इससे अच्छा हमेशा से ज़िंदगी में अपनी स्किन का जवानी से ही ख्याल रखें। बेहतर खाएं और अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें। कहते हैं शरीर में जब कोई एक्टिविटी का आप अपने रेगुलर रूटीन में रखते हैं तो शरीर बहुत धीरे बूढ़ा होता है, और अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया और खाया पिया जंक फूड और सो गए और फिर रात को देर देर तक जगे और सब कुछ आपने अल्कोहल, स्मोक सब कुछ लिया ज़िंदगी में, और फिर आपने सोचा कि एक उम्र तक मैं बहुत यंग दिखूंगी, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से बस मिडिल एज क्राइसिस को एक्सेप्ट करें। और सबसे बड़ा जो मंत्र जो मैंने पहले भी बोला टाइटल के रूप में इसकी, एक्सेप्ट द एज ग्रेसफुली। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं और धीरे धीरे आपको ग्रे दिख रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि एक भी बाल ग्रे हुआ तो आप पार्लर दौड़ने लगे या कलर लगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत वाइट भी हो तो कुछ नहीं, अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे आपके बाल को देख करके नहीं, आपको देख करके आपसे बात करें। और ऐसा नहीं, बड़ी उम्र में भी औरतें बहुत ग्रेसफुल, मैंने ऐसी 60s में भी लेडीज़ देखी हैं जिनको एक बार देख लो तो आप उनसे आपकी नज़र नहीं हटती। तो खुद को ऐसा बनाएं जो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव हो, ना कि आपके बाल और स्किन और सिर्फ यही सबको। तो इससे इन सब चीज़ों को बिल्कुल ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। खुश रहें, एक पॉजिटिव दिशा में हमेशा सोचें, जो ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमेशा थिंक पॉजिटिव। बस इसी तरह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। आपके जो भी विचार हों, जैसे कमेंट्स हो, में ज़रूर भेजें, हमें उनका इंतज़ार रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।